Good evening. Pallavi, maybe you can Yeah, start, please. thank you. Yeah. A very warm good evening, namaste, sat sri akal to all who have joined in this very, very important discussion on a very, very significant topic understanding addiction and recovery. This is a two-part series by Sage Advice. Sage Advice is an online counseling portal which aspires to be there as a friend and guide for everyone who needs a counselor or somebody to talk to during their moments of uh, difficulty, during their moments of stress and anxiety that all of us go through during our life. So, without taking any more time, I'm going to come straight to this topic. We have two very, very important speakers today, people who've been working for a very, very long time in the area of addiction. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम ये टॉपिक के बारे में सोचते हैं, एडिक्शन के बारे में सोचते हैं, तो इसके बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। ये मुझे पता चला व्हेन एज़ अ काउंसलर आई स्टार्टेड वर्किंग विद पीपल हू आर गोइंग थ्रू एडिक्शन। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो एडिक्ट्स हैं उनको किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या-क्या प्रेजुडिसेस फेस करने पड़ते हैं, क्या-क्या लोगों की मिसकंसेप्शंस है एडिक्शन को लेकर। अगर मैं कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस या मिथ्स के बारे में अगर आप सबसे मैं बताऊँ, तो सबसे पहला ये है कि हम ये सोचते हैं कि जो ड्रग्स और अल्कोहल का मिसयूज़ करता है और जो एडिक्ट बन जाता है, वो उसकी गलती है। यानी कि वो उसके कंट्रोल में है और क्योंकि उसके कंट्रोल में है तो उसको अपने विल पावर से इसको छोड़ देना चाहिए और क्योंकि वो नहीं छोड़ पाता है तो हम उसको इन अ वे फैमिली मेंबर्स और पूरी सोसाइटी हम उसको ब्लेम करते हैं। हम उसको एक ऐसे नज़र से देखते हैं जैसे कि ही इज़ अ फेलियर, ही और शी इज़ कंप्लीटली नॉट ट्राइंग देयर बेस्ट टू बिकम प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। हम ये सोचते हैं कि उनकी गलती है कि वो रिकवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक बिहेवियरल इशू है, तो हम उसको ये नहीं समझ पाते हैं कि ये एक डिजीज़ है। हमें लगता है ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है और ये बिहेवियर से ही अपने उसके इम्प्रूवमेंट से ही वो अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर हम सोचते हैं ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। फिर हम ये सोचते हैं कि अगर एक बार उसका रिलैप्स हो जाता है देन वी काइंड ऑफ वांट टू गिव अप ऑन द पर्सन एंड से ये तो गॉन केस है, इसके साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है, ये तो क्योंकि रिलैप्स हो चुका है। तो यही बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। यहाँ तक कि आई थिंक सोसाइटी इज ऑल्सो beginning to look at people who are addicts and suffering from addictions as somebody who like maybe on par with maybe criminal behavior, that ये तो एक बहुत इरिस्पॉन्सिबल और क्रिमिनल और बैड बिहेवियर है जो कि एक इंसान जो है वो जानबूझकर कर रहा है। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो सेज एडवाइस इस इम्पोर्टेंट वेबिनार के थ्रू क्लियर करना चाहता है, एंड नॉट ओनली टू क्लियर मिथ्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर हमारे घर में कोई एडिक्ट है, अगर हमारा कोई भाई है, बच्चा है, कोई बेटी है, कोई हमारे ओन फैमिली मेंबर है जिसको इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, या मैं खुद इस मुसीबत में से गुजर रही हूँ, व्हाट डू आई डू, मैं कहाँ जाऊँ। I think there is a lot of light that needs to be shed on this. And through this important webinar, Sage Advice intends to do exactly that. So I would just like to take a minute to introduce before giving the floor to our important speakers today. मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी एंड थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोग आई थिंक हैंड्स आर रेज्ड एंड वंडरफुल। ये बहुत आई एम श्योर एक इंटरैक्टिव वेबिनार रहेगा एंड आई वुड लाइक कि आप लोग सब अपने अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालना शुरू करें एंड द एक्सपर्ट्स विल बी टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस। So, without further ado, let me introduce them. Shilpa Chandavarkar is an MA in clinical psychology. She has 8+ years of experience in counseling, and her main areas of counseling are in addiction, depression, and anxiety. Coming to our second expert for the day, Dr. Manjeet Singh Saini is a neuropsychiatrist, a de-addiction expert. He did his MD from CMC Ludhiana and worked as a research scholar in de-addiction.
He was heading Psychiatry and De-addiction Department in Civil Hospital Jalandhar for around 10 years. He remains an advisor to the Red Cross in prisons for treatment and rehab of drug addicts. Was the de-addiction in charge of project named Koshish, which was initiated by DGP Police Mr. KPS Gill. He's authored numerous articles in various magazines and newspapers regarding mental health and addiction. He's delivered lectures on various platforms, done TV and radio shows. For the last 21 years, Dr. Saini is running his own neuropsychiatry and de-addiction hospital at Model Town, Jalandhar, treated more than 50,000 cases of addiction. Thousands of patients have achieved high success in life. So that's very comforting. And he has a public interest website on various aspects of drug de-addiction, www.leavedrugs.com. So with this introduction, I would like our first speaker, Shilpa Chandavarkar, to please take over. Thank you so much. Hello all. Thank you very much, Pallavi ji, for that lovely introduction. And it's my pleasure to be part of Sage Advice. So speaking about today's topic, I would request everyone to keep themselves on mute unless they wish to speak. And I would like to keep this interaction as engaging and as interactive as possible. And it'll be nice if people can come and share their experiences. If they are not comfortable sharing it in front of people, then maybe you could keep your camera off and maybe rename yourself with just your initials or any online name, so that your anonymity is maintained. तो मैं कोशिश करूंगी कि सबको इन्वॉल्व करूं और ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट करें, ये लेक्चर जैसा ना हो. So coming to today's agenda, आज का हमारा agenda है addiction. So part 1, because it's part 1, I would be focusing on what addiction is, what kind of what are different stages of addiction, what are different signs and symptoms, and two important topics again from my side would be cycle of change and stages of recovery. ये जो टॉपिक्स है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ना कि उन लोगों के लिए जो इससे गुजर रहे हैं, बट ऑल्सो पीपल इन मेंटल हेल्थ प्रोफेशन, also family members, caregivers of someone who's going through these issues. It's very important for them to know कि ये सारी चीजें होती है, और ताकि वो उस पर्सन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सके, एम्पथाइज करे और सपोर्ट करे रिकवरी करने के लिए. तो my first let's come back to basics. एडिक्शन क्या है आपके अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से एडिक्शन क्या है और किन किन चीजों का एडिक्शन हो सकता है? What is addiction according to you? Without which it is not possible to live. Yeah. You don't have to give me a definition. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप किस तरह से एडिक्शन को समझते हैं? आपके वर्ड्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. Addiction is which without which जिसकी वजह से हम बहुत बेचैन रहता है ना, जब तक वो काम नहीं हो जाता है, जब तक वो चीज हम पा नहीं लेते हैं, तब तक we feel unrest. Yes, absolutely. It's one of the signs and symptoms of addiction कि बेचैनी हो रही है, कि you're constantly thinking about your next drink or your next use, you know, और in a way obsessed रहते हो कि मैं कभी next पीऊंगी या पीऊंगा और कैसे कभी मुझे वो next high मिलने वाला है. Yeah. Would someone else like to share, please? Some action which becomes an involuntary action, like everyday जो actions के बिना हम जिंदगी नहीं जी पाते हैं, something which we can avoid becomes involuntary in nature. We make it a part of us
for survival. We think it becomes a survival thing for us. Yes, 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 yes. Very, very nice, nicely put. So, yeah, it's जो इस इश्यूज से गुजर रहा होता है उसके लिए लगता है कि मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरे वेल बीइंग के लिए जरूरी है. अनलेस आई हैव दैट ड्रिंक और माय फिक्स, मुझे वो वेल बीइंग नहीं महसूस होगा. एब्सोल्युटली राइट. आई वुड लाइक टू हैव मोर आंसर्स. मोबाइल एडिक्शन या लैपटॉप एडिक्शन नहीं होनी चाहिए. बच्चों की जो गेम एडिक्शन है वो भी तो एक एडिक्शन की तरह ही है, जो हमारी जीना हराम कर देता है. उनको गेम खेले बगैर और वो 5 to 6 आवर्स 7 आवर्स स्पेंड किए बगैर उनको बेचैनी रहती है. यस, या ये आजकल में ये बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, गेमिंग एंड OTT platforms and Netflix and n number of things that are so attractive, or it's become a problem now. So the आजकल में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और पेंडेमिक में पिछले 1-1.5 साल से इन तरह के इश्यूज ज्यादा, इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि it's very easy to just turn your TV on and just watch, right? So yeah, these are new issues that are coming up. I think it is something like you're so dependent on it that you're obsessed with it and you're always, thinking about it कि कब उस पे फिर से चले जाए. तो आपके डे टू डे रूटीन पे भी आपके कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली भी आप उसी के बारे में सोच रहे हो. Yes, absolutely. When you say obsessive, तो यही है कि preoccupation रहेगा उनके माइंड में कि मैं नेटफ्लिक्स का ही अगर एग्जांपल लिया जाए तो एक एपिसोड मैंने देख लिया है, लेकिन आई एम सो टेम्प्टेड टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड इवन इफ आई स्पेंड 3 hours in front of the TV. I will compulsively sit there. I will be obsessed if I don't sit there. Even if I'm going to work, I will be thinking about अरे ये फैमिली मैन का नेक्स्ट एपिसोड तो देखना चाहिए, ये क्या हो गया ये वो. तो ऑब्सेशन रहता है उस चीज का. तो you're absolutely right when you say that it's a sort of obsession. Yeah. And other forms sorry. Other forms of addiction include chewing tongue and masturbation. Yes, absolutely. And और कौन से है जो आपको पता है कि किन किन चीजों का एडिक्शन हो सकता है? Basically, addiction can be substance based. It can be for someone like it can be person based as well. It can be a task based, and it can also be a situation based, wherein people like to put themselves in certain situations जहाँ उनको लगता है कि उनको खुशी मिलती है सिचुएशन में जाने के लिए. So it can be of different types. Yes, very rightly said that it can be about some kind of action or behavior, and it can come in various forms, or there are various dimensions to it. So you've said it rightly. But in today's today's webinar, we would be specifically talking about drug and alcohol addiction. But I would like to say that there are many different kinds of drugs: hard drugs, marijuana, cocaine, LSD, heroin, amphetamines है, opium है. तो ये सारे चीजों का भी एडिक्शन होता है, और ये बहुत ज्यादा इन अ वे तकलीफ वाला होता है, और इसके लिए कोई ना कोई सपोर्ट या इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. So yes, so it's nice to know that I have a very aware audience, and it was lovely having everyone answer what addiction is. So सबके अलग-अलग opinions और ideas बहुत अच्छे लगे. So let's go to the definition. Abhi, if we go to actual technical definition, as I said, today's webinar would be focusing specifically on drug and alcohol addiction. So
इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिपेंडेंस, टॉलरेंस और विड्रॉवल। सो ये बहुत टेक्निकल साउंड करेगा आपके लिए। डिपेंडेंस का ये मीनिंग है कि आपको पीना बहुत जरूरी लगता है। जैसे कि किसी ने कहा कि अगर मैं नहीं पीता हूँ तो फिर रेस्टलेस हो जाता हूँ या रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैनी सी होती है, घबराहट होता है और मुझे पीना जरूरी लगता है। मेरे वेलबींग का पार्ट हो गया है पीना या ड्रग्स करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया और मैं टोटली इस चीज पे डिपेंडेंट हूँ। कभी कभार स्पेशली देखा जाता है कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में या किसी तरह के स्पोर्ट्स या परफॉर्मेंस रिलेटेड फील्ड्स में उनको जरूरी लगता है कि अगर मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ तो मैं सिंग नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं नशा नहीं करता हूँ तो मैं फ्रीली परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो एक्टिविटी जो मेन इनका काम काज करने के लिए भी ये टोटली उस चीज पे डिपेंड हो जाते हैं कभी कभी। और टॉलरेंस का मीनिंग ये है कि समय के साथ ड्रग और अल्कोहल की मात्रा बढ़ती जाती है, इनका कंजम्पशन बढ़ता जाता है। अभी जैसे कि पहले एक ग्लास या एक पैग में मुझे हाई मिलता था, लेकिन नाउ आई नीड 2 or 3 ड्रिंक्स at least to get that high or that buzz, you know. After 2 or 3 drinks मुझे 2 or 3 ड्रिंक्स का भी टॉलरेंस आ गया है। अभी मुझे 2 और 3 ड्रिंक से मजा नहीं आ रहा है, मुझे अभी एक बॉटल चाहिए। सो इसको बोलते हैं टॉलरेंस। और ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग हो सकता है, बट ओवरऑल सभी सब्सटेंस मतलब जैसे ड्रग्स और अल्कोहल की बात करें तो टॉलरेंस होता ही है और समय के साथ मात्रा बढ़ती जाती है इसकी। सो दैट्स वन फीचर ऑफ एडिक्शन। जैसे कि कॉफी लिया जाए तो पहले 1 या 2 कप कॉफी से ठीक लगता था, लेकिन अभी 1-2 कप कॉफी से मेरी आई डोंट फील nice at all. I should have at least 6 or 7 cups of coffee to actually feel active and nice and to do my work. So इस तरह से ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं। और विड्रॉवल ये है कि अगर ये इंसान ये पर्सन स्टॉप करने की कोशिश करता है, पीना या यूज करना छोड़ देता है, तो उनको किसी तरह के साइकोलॉजिकल या फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देने शुरू करते हैं। जैसे कि इनके हाथ कांपेंगे, जैसे अल्कोहल में होता है कि इनके हाथ कांपेंगे, या फिर इनको लो फील होगा, या फिर लैक ऑफ एनर्जी फील होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन फील होगा। अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग साइन और सिम्टम्स होते हैं रादर विड्रॉवल के। और सो ये जानना जरूरी है कि कोई अगर ये ऐसे पैटर्न दिखा रहा है कि इनकी क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है, जैसे कि ये पहले सिर्फ वीकेंड्स पे पीते थे या वीकेंड्स पे ही यूज करते थे, और अभी इनका रोज हो गया है, और पहले जितना करते थे उतना अभी नहीं करते, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं या बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं। और अगर ये रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। तो these are sure signs of someone who's struggling, someone has drug and alcohol issue. मतलब addiction, I don't want to use the word addiction, but they are going towards that. Along with that, impaired control, someone said that कि इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वाकई ऐसा होता है कि इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कि सारी चीजें जैसे कि प्रायोरिटी नंबर 1 बन जाता है। जो अल्कोहल है या ड्रग है, इनका प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाता है लाइफ में। और फिजिकल डिपेंडेंस, एज आई सेड, कि इनको ये पूरे के पूरे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो वेलबींग ही नहीं महसूस करेंगे जब तक वो ड्रिंक या यूज नहीं करते हैं। अलॉन्ग विद दैट बहुत ज्यादा टॉलरेंस के साथ ओवरडोज होने के भी चांसेस होते हैं। ड्रिंक करके लोग रूल्स ब्रेक करते हैं या रिस्की चीजें करने लगते हैं, सिग्नल्स ब्रेक करना, लॉ ब्रेक करना। पैंडेमिक सिचुएशन में आई कैन से कि not caring about social distancing, not caring about wearing masks or whatever, they feel that they're invincible and they can do whatever they want and get away with it. तो risky behavior शुरू हो जाता है। and as I said कि अल्कोहल और ड्रग इनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो फैमिली,
पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली फंक्शन है, कोई इनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। नंबर 1 प्रायोरिटी है कि मैं ड्रिंक या मेरा नेक्स्ट यूज कब करूं। सो ये सारे पैटर्न्स इंडिविजुअल्स में दिखाई देते हैं जब वो एडिक्शन के रास्ते पे जा रहे होते हैं। सो अगेन आई हैव ऑलरेडी spoken a lot about what it is. ये बहुत ही compulsive होता है। Pallavi ji also mentioned that there are lots of myths that people can control their behavior, but not necessarily they can control. There are many scientists and many professionals believe that addiction is a disease, right? It's like any other disease. It's a disease and which needs intervention, which needs support. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कंट्रोल हमेशा ही करेंगे, और इसी चीज का होगा जिससे उनको मजा आता है, जिससे प्लेजर आता है। एडिक्शन उसी चीज का हो सकता है, और कंट्रोल नहीं है उस चीज के ऊपर, उनकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये श्योर साइंस है कि एडिक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। नाउ ये शुरू कैसे होता है, किस तरह से ये प्रेजेंट होता है, क्यों कोई एडिक्ट बनता है, किस तरह से एडिक्ट बनता है? तो फर्स्टली एक्सपेरिमेंटेशन होता है कि अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ, जस्ट जॉइंड न्यू कॉलेज, जॉइंड न्यू यूनी, कोई दोस्त बोलता है ये बहुत मजेदार चीज है, इसको ट्राई करो, यू नो, अलग तरीके का मजा आता है। आप किसी ये पर्सन कोई पार्टी में चले जाते हैं या कोई सोशल सर्कल्स में चले जाते हैं, पीयर प्रेशर के वजह से शायद उनको लगता है कि सारे ही ड्रिंक कर रहे हैं, सारे ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मैं एक आध बार कर लूंगा तो कुछ नहीं होगा, देख तो लूं मैं है क्या। तो ये एक्सप्लोरेशन के चक्कर में या एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में ये पर्सन शायद कोकेन यूज कर ले या मैरिजुआना स्मोक करे, और या किसी भी तरह के हार्ड ड्रग्स शायद एक हाथ कोई पार्टी में इनसे इंट्रोड्यूस हो जाए, और एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ये पैटर्न शुरू होता है। सो इट बिगिंस विद एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशन, एंड देन फिर एक बार कर लिया तो फिर इन्हें ये बोल सकते हैं कि थोड़े ढीठ हो गए, फिर इनको लगता है कि हर पार्टी में करूँ, मैं सिर्फ पार्टीज में करूंगा, या जब भी मैं ये व्हेन आई मीट दिस ग्रुप और this circle of my friends, I would do only then, या फिर I will do only on special occasions, I will do only on New Year parties, I will only do on wedding parties. So फिर experimentation वाला person occasionally यूज करने शुरू करता है, occasionally ड्रिंक करने लगता है। जैसे कि ये पर्सन बोलेगा कि अभी मैं सिर्फ वीकेंड्स पे पीऊंगा, रोज नहीं पीऊंगा लेकिन सिर्फ वीकेंड्स पे, इतना पढ़ाई का मुझे स्ट्रेस है, इतना मुझे काम का स्ट्रेस है, ये वीकेंड पे तो ड्रिंक बनता है। तो ये जो पर्सन जो कभी नहीं पीता था वो वीकेंड्स पे पीने शुरू कर देता है। वीकेंड्स पे पीने के बाद भी फिर उनको और करने का, जैसे कि आई एक्सप्लेन बिफोर कि टॉलरेंस डिपेंड होता है। फिर मुझे 1-2 ड्रिंक 4 ड्रिंक एक क्वार्टर से मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो फिर ये पर्सन को स्लोली, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड पे एक्सप्लेन किया था कि डिपेंडेंसी होने लगती है, इनको टॉलरेंस, जैसे कि समय के साथ इनकी मात्रा बढ़ती जाती है कंजम्पशन की, और रोकने की कोशिश करें तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ये पर्सन उस नेगेटिव इफेक्ट को, विड्रॉवल जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर ये नहीं पीते हैं, छोड़ देते हैं, तो अगले सुबह पूरा ब्लैंक हो जाएंगे, कंफ्यूज लगेंगे, कल रात को तो मैंने पार्टी कर ली लेकिन आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो जस्ट टू गेट ओवर दैट नेगेटिव फीलिंग दे विल हैव वन मोर ड्रिंक, right? So that's how person who would drink on weekends starts drinking on Mondays, Tuesdays, Wednesdays. आँख ही नहीं खुलती जब तक मैं फर्स्ट ड्रिंक ना कर लूं। यहाँ तक बात जिसको साइकोलॉजी में आई ओपनर ड्रिंक बोलते हैं, कि मैं सुबह उठूं और मुझे पीने नहीं मिले तो मेरी आँख ही नहीं खुलेगी। तो ये पर्सन जो सिर्फ वीकेंड पे करता था रोज करने लगता है, फिजिकली साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाता है और स्लोली एडिक्शन के तरफ चला जाता है।
So ये एक बेसिक टिपिकल पैटर्न है कि किस तरह से एक्सप्लोरेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से एक पर्सन एडिक्ट बन सकता है. इस पर्सन को पता ही नहीं चलता कि ये कब हो गया, क्योंकि it can be physical as well as psychological dependence, or both sometimes, on drug and alcohol. So this is something one needs to be aware of. So with that, I would like Dr. Manjeet to give us insights on how to identify an addict in your family and in your circles. And I would request him to give his insights on this, his wisdom on this, please. Thank you, Shilpa. Thank you. You have given a very informative introduction to addiction. So now I would like to add a few things to it. This is very, very important. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਫਾਦਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ. Because ਮੈਂ ਆਪਣੇ personal experience ਤੋਂ what I have seen is that the family comes to know after a minimum period of say 1 year. So once you catch a person in your family, you understand कि ਇਹਨੂੰ almost ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, but ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ. ਕਿਦਾਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ we don't know, but ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ important ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇ ਕਿ how you will come to know. First thing is the bathroom. The most important place ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, you should enter into the bathroom, and if you see there is some smoke in the bathroom, there are some fumes in the bathroom, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੱਚ ਦੇ ਪੀਸ, small pieces of glass are there, you come across a needle, you come across some small piece of silver foil, you come across a drop of blood. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, you will see ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਫ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ. So it is very important that if you suspect, immediately go into the bathroom and look out for these things. Or you will see some cigarette butt ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛਿਪੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, which may raise a suspicion. Then second important thing is that ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ you are losing money and valuables. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਰਵੈਂਟਸ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਐਲਮੀਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਰਵੈਂਟ ਏਦਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ. ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ what we see is that ਕਿ it is the addict in the family who is trying to steal the money and who is trying to take out the valuables and sell it in the market for the sake of drugs. So it becomes very, very important. So another thing what we see is that accidentally the mother or the maid or somebody in the house is making the bed. ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, you have lifted the pillow and accidentally you see कि pillow के नीचे या sheet के नीचे you see there is some plastic cover, plastic sheet, small plastic wrap. It has something black in it, sticky black. So it like something like opium, something like cocaine, something like marijuana. And then you see there is a small silver foil. It contains some powder, some dirty white powder, some black powder, some white powder. So this should raise a very... But I want Kavita ji to please off their video. कविता जी अपना वीडियो बंद कर लीजिए. Then आप उसके laundry के लिए you are sending the clothes and you search the pockets before sending the clothes, and you see that the pocket has again a small piece of this silver paper or a plastic sheet which contains something which should raise the suspicion. So this is very, very important. Don't ignore these things. Then you see that these people who are addicts, वो तो अंदर eye to eye contact नहीं maintain करते. They will come into the house, they will go straight into their bedroom, they will lie on their bed and they will go off to sleep. If you tell them, "Bhai khana kha lo, lunch kar lo,"
कुछ खा लो, they will say मैं आता हूँ आप खा लो. So they will always try not to maintain an eye-to-eye contact with you and not to have a direct talk with you. Because if you talk to them, you will see कि good number of times their eyes will be red in color or their eyes will be watery, or you will see that there's and then they are not able to maintain a normal gait or changi tarah straight line which they are not able to walk. And these small things should raise a suspicion in your mind. Then you will see the sleep pattern changes. You see the morning, the person doesn't get up, he doesn't go to the school, college. He's always late to work. And you always get a complaint from the school, college, or the office that this man is not regular. The grades are coming down. The attendance is coming down. So these again are very strong suspicious. Then you will see that these people, they have very limited friends. Una de ek do friends honge, wo fixed time te una da they will give a call. The person rushes out and says, "मैं 10 minute जाया जी मेरा दोस्त आया हैगा." He rushes out. He comes back in 10-20 minutes, goes straight to the room, and if you happen to stop him, you will see gross changes in him. Slurring, he will not be able to walk straight, and this should raise a suspicion that banda hune kuch na kuch lage straight car aa raha hai. Then we'll see that some people who are addicted to the cough syrup. So jade bande cough syrup lende hue, they are addicted to codeine. So they will always tell their parents कि मैनू जी तुसी इस brand दा cough syrup ले दियो. When I take the cough syrup, I feel very comfortable. I don't have any cough. I am very comfortable. But if you tell them, okay, let's go to a doctor, let's have a visit. गिरी जी हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे ना, गिरी जी दिखाई पड़ रहे हैं. Who's going to a doctor? They will insist, भाई मैंने नहीं पड़ रहा ना. Masira, please mute everyone. Masira, can you mute everyone, please, except for the speaker? Thank you. Then you will see that जो intravenous addicts होते हैं, those who take injections, they will always wear a full sleeve shirts in spite of the fact that it is the peak summers. And because they have small scars, they have wounds on their arms, which they will never like to expose. Accidentally, one day you may find a spot of blood on the forearm. And if you happen to investigate it, you will see there are multiple scars all over the arm. He will tell you, mere insect bite ho gayi, mere ye ho gaya, I fell down, wo test tube toot gayi. He will try to give you all types of explanations. But this raises a flag and you have to be very, very alert on this. Then we see that these people, they are prone to frequent accidents and fights. So you will see they have small accidents, they will hit their mobile, their car or their scooter. They become very, very irritable in nature. They get flared up at very, very small things. They make whole mountains out of moles. Choti ji gal hondi hai and they flare up and they say, "Ji mainu na bulao, main apne kamre ch chale aayega." So they will always try to find an excuse to go into their room, to sleep alone, be alone, and to interact only with a very, very few friends. So these are very common signs which normally we tend to ignore, but we should not ignore. Thank you. We can come to the next question. This question has been answered. The next, we can come to the next. The next question is, why does anyone get addicted? That is the next question, please. Yes, this is again a very interesting question. Various scientific research have been done, but there is no definite reason. But yes, we do have some reasons for that. One is the genetic predisposition. With what a family there which everybody drinks, there is a history of drug addiction in the family. So we understand that the children are also prone to addiction because they have seen the same atmosphere in the family. We celebrate all of occasions by drinks.
So we can understand that this addiction runs in the family. There is a genetic predisposition. Second is the environment around you that plays a very, very important role. So people around you, your friends, they are very fond of drinks or they are into hard drugs. So there is always a peer pressure on you. If they say that a group no enter karna hai, you will have to take this. And you always feel you are a left out person. These people are enjoying, they are having parties, and I'm the lone person who's sitting alone in the class. They don't talk to me, and you feel left out. So there is a pressure on you that I should also join this group. So out of sheer pressure, you join the group. Now, once you join the group, there is a curiosity. Now, what they are taking, they always remain so happy. They cut so many jokes. They go to movie together. They are sitting in the canteen together. Let me also experiment that what actually these drugs are. So you experiment with them. Maybe the first time you may not like them because it is something very, very new and the body doesn't react in a very positive way. But then they motivate you by don't worry. First time this happens. Second time it will be a real thrill. And second time when you try it, you see, yes, it is a real thrill. It gives you a great pleasure. Now, depending upon the drug, if you happen to take the opiates, to see heroin le le, afim le le, smack le le, cough syrup, dode, tablets, capsules, you see they give you a high. You are depressed, you are anxious, there are so many stresses over you, and you see everything has disappeared. And you understand this is a wonderful thing. I have taken a small dose and everything has disappeared. And if you take alcohol, you will see that it makes you more friendly with other people. You start talking more. Certain things which you are not able to bring them out in you, now you can easily bring them out. So you understand that these are real good things. They relieve you of the pain, they relieve you of the stress, they make you more friendly, you are more in the group, and this peer pressure then leads to ultimate the addiction of drugs. Now there are some people who are suffering from depression, anxiety, or other psychiatric illnesses. So the research has shown that these people, they are more prone to drugs because they feel that alcohol or drug that is going to relieve the symptoms of anxiety, depression, stress. And yes, it does work initially, but with the passage of time, your situation goes from bad to worse. And they don't understand when this change is taking place. Then there are a few people who are the underachievers in life. तुसी जिंदगी च बहुत मेहनत की थी, you did everything, hard work, but you are not able to achieve anything. So you understand you are a failure. So now this feeling gives you a lot of guilt. This gives you a lot of stress. To relieve this feeling, you start taking drugs and you start feeling better without understanding that in due course of time you will fall prey to this addiction and you will become full-fledged addict. Some people are big achievers in life. They have achieved everything in life and now they feel this is a time to celebrate. कि जिंदगी च इन्ना कुछ कर लिया, everything has been achieved. Now let's experiment with a few things. And they never know when this experiment goes wrong and they fall a prey to addiction. Then, of course, another reason is the free availability of the drugs. This alcohol is freely available and all types of hard drugs. You name any drug, it is freely available in your city. Depending upon the geographical distribution, you have to pay the price, but they are freely available anywhere. So these are some common reasons why we fall into addiction. But at the same time, we have seen the reverse thing also. Father is an alcoholic. He has died of alcoholism. Chacha is alcoholic, very bad alcoholic. The son realizes that no, I am not going to touch alcohol in my life.
And yes, we have seen they never talk about addiction and they never are into addiction. They never tasted alcohol and they will never taste it. So they have learned a lesson. But such patients, the percentage of such people is very, very low, sadly. The percentage is high who have learned this. कि साडे घर इन्नियां बोतलां पईयां होईयां, alcohol is freely available, drug is freely available, nobody stops me. I have the option to pick the bottle and drinking. So my father and me and my uncle will thoroughly enjoy it. So some of the common reasons, but sad reasons why people fall into addiction. We can come to the next. Yes, Shilpa. Yeah. So the next question is, now that we know what addiction is और क्यों हो रहा है, कैसे होता है, और क्या-क्या signs and symptoms है. So now, most important question: how do we address this situation? Yes. किस तरह से इसको treat करें? So Yes. few important questions here is painless treatment possible है क्या, या recovery, complete recovery possible है या नहीं, और is there a complete cure for addiction, and when an addict is cured, and can a relapse be prevented? So these are some important questions. Yes. So the first thing is that I will like to clear some concepts or the misconceptions. Normally people feel you can start by choice and you can also leave by choice. This is wrong. You can start addiction by choice, but you cannot leave it by choice. So once you take it for a few weeks or months, you become psychologically and physically addicted to the drugs or alcohol. And if you try to leave them, you get so many withdrawal symptoms that you are forced back to take those drugs or alcohol. Secondly, people feel that leaving addiction is a very painful process. They cannot go through it, or they are going to lose their fertility, or they are going to lose your vision, and or they are going to lose some body part if they try to leave addiction. I must tell them this is not true at all. So once you detoxify a patient, once we de-addict, we mainly focus only on the addiction aspect, not the other parts of the body are safe, everything else is good. Addiction, yes, now we can say that treatment of addiction can be done, although it comes in the category of disease. Disease means it can come time and again, and you need a constant approach, a constant motivation, and some medicine so that the patient does not relapse into addiction. Yes, addiction can be treated painlessly or with minimum pain. Now, we have two types of treatments where we can treat addiction. One is what we call as the OST. OST is called the oral substitution therapy. Matlab, patient is taking some illegal drug. Now we want to stop this illegal drug. He is taking heroin, he is taking opium, he is taking smack, he is taking cigarette, something. Now we want to replace this illegal drug with a legalized medicine. So legalized medicine means medicine which is available on the prescription of a doctor who is a de-addiction expert. Medicine which has been certified that it can cure or it can relieve you of addiction, and the medicine which is easily available. But if you happen to eat these medicines, take these medicines more than what is required, then sadly you may also become addicted to these medicines. So commonly used throughout the world are methadone. We must have heard methadone programs are almost in every part of the world. The addict goes to the center, he gets his regular dose, he takes it, he has to pay a very small amount, or it is free depending upon the policy of the government. But this continues for months and years together. So once you tend to stop methadone, then again it is a bit tedious process. Intensive counseling has to be done, explained to the patient
But can you leave this methadone is again questionable. Second is certain tablets which are kept below the tongue, जिन्हों से कहने हैं जीभ थल्ले रखन वालियां sublingual tablets. Now these are again very popular throughout the world. They again act as a substitute therapy. We have stopped the illegal drug. We are taking the sublingual tablets. Patient is feeling perfect. He goes to his work. He is okay. But as said earlier, as you told, with the passage of time, if you are not regularly having consultation with the doctor, your dose will go up. Or what happens? Patient thode din dawai khanda, he comes back to addiction for a few days. He again goes for the medicine, again goes back to addiction. So this is a cycle which continues. Now, another treatment, which is the state-of-the-art treatment, is available, what we call as the ultra-rapid detox. Now, this is what we call as the actual treatment. This is not the substitute. So what we are doing in our hospital is super accelerated neuron regulation. It is called SANR. If you go to the website leavedrugs.com, read about SANR. So in SANR, what we do, the patient is kept in the hospital for 5 to 6 days. On the third or the fourth day or the fifth day, depending upon the patient's profile, this procedure is done under anesthesia for an average 1.5 to 2 hours, and complete detoxification takes place. Now we are not dependent upon any drug to be given. We don't want the OST to be given. The patient is off drugs. For 3-4 days, he is given some minor analgesics. He goes home after 5-6 days, and within the next 3-4 days, he is back to normal and he is doing his normal activities. Now, this is the part one. You have to understand, when you are doing de-addiction, it is in 2 steps. Step 1, detoxification. That means jada patient nasha le raya howe, unu nasha mukt kar dita. Ode sharir cho nasha kad dita. At the same time, unu koi takleef nahi honi chahidi, unu withdrawal bhi nahi hoya, odi medicine bhi band ho gayi. This is detoxification. Now we have achieved one big thing. Another big thing is that this patient can go back into addiction after a few days, after a few weeks, or a few months. That means the entire effort has failed. Now we have to ensure that this patient does not go back into addiction. So for that, we have the step 2. Now this step 2 is one drug, one medicine named naltrexone. This is universally available, only one medicine which comes in the category of step 2, where you can prevent the patient from going into relapse. Although this may not be 100% effective, but it is as good as 80 to 90%, provided the patient comes to you regularly, he gets regular counseling sessions, the family gets regular counseling sessions. So now this naltrexone step 2, it is available in 3 forms. It is available in the tablet form. Tablet has to be given 1 tablet per day for at least 6 months. You can extend to any length of time. Second is the injection form, 1 injection intramuscular to be given once in a month. We can give 5 injections, 6 injections, 10 injections, depending upon the patient's requirement. Third is the implant. Locally chip, people call it a chip. So that implant has a life of 3 months, 5 months, 6 months, 8 months. So that implant, that is basically a tablet of medicine which has been programmed. So it is inserted into your body and it releases the required amount of drug every day. And it has a life of 3 months, 5 months, 6 months, depending what we are giving. And it need not to be taken out. It gets dissolved. So we put it in the body. We do a small incision, which requires 2 stitches to be given. So after 3 months or 5 months or 6 months, that
implant get dissolved. Patient wants to have a next implant, the next implant can be given. But now one thing has to be very sure. If you want the patient to be permanently or long time cured, he has to undergo step 1 followed by step 2. Step 2 can only be given if the medicines for step 1 have been stopped. The patient is not taking the drug, number 1. The patient is not taking the medicines which have been given to cure this drug addiction. He has to be off for at least 7 to 10 days. Or the patient undergoes the SANR treatment, which I told you. So by undergoing the SANR treatment or the ultra rapid detox, within a period of 6 days, we do the step 1, we do the step 2. So now what we need is we tell the patient to have regular follow-ups, say come once in 20 days, once in 15 days, once in 1 month, or to have regular counseling sessions from a counselor of your area. You are in any part of the state, country, or the world. Everywhere you have trained counselors. So you have regular counseling sessions. The family should have counseling sessions. And then it is very, very important for the family. The family has to understand that there has to be no critical comments. You cannot tell the patient who has been cured कि ਅਸੀਂ तेरे ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ. How can we give you the money? The patient has been cured. He is under step 2. He is off the drugs. You have to trust him. Yes, the trust comes with the writer. There is no blind trust. But yes, start trusting the patient. Start giving him positive comments. Start complimenting him. And for God's sake, don't give a critical comment or a negative comment. One negative comment can ruin the entire treatment. Your entire effort of months can be ruined by one negative comment. Then employment of the patient is very, very important, although it can be done under supervision. Then we should encourage the patient that he should practice yoga, he should practice meditation, he should practice his own religion, or at least he should take out some 10-20 minutes and listen to. There are so many learned speakers. We see the OTT platform, the TV is full of learned speakers, the religious speakers. One should listen to them so that the body is fed with the positive thoughts. He should be kept in a close company. He should be kept in the company of good people. So if we do all these things, this alcoholism or drug, they can be completely cured. The patient has to be ready for that. The family has to cooperate. And yes, we can do it. Thank you for this. Thank you very much, Dr. Manjeet. That was a very, very insightful information on treatment and signs and symptoms. So taking this topic further, as Dr. Manjeet rightly said, that ये एक सिर्फ साइकोलॉजिकल इश्यू नहीं है, ये एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यू भी है. तो इसका ट्रीटमेंट तीनों एरियाज में होना चाहिए, फिजिकली बाय डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, प्रिस्क्राइबर्स. इनसे इनके कंसल्टेशन, इनके प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेना, सपोर्ट लेना, थेरेपी लेना, ये भी जरूरी है. पैरेलली आपको सोशल सपोर्ट के लिए अलग बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक एनोनिमस है, नार्कोटिक एनोनिमस है, कोकेन एनोनिमस है. ये सारे सोशल ग्रुप्स है जहाँ पे ऐसे सारे लोग साथ में आते हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, और उनका एक सपोर्टिव ग्रुप होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इसमें से बाहर आने के लिए. सो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, ना कि मैंने सिर्फ डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लिया, अभी मुझे थेरेपी या ग्रुप्स की जरूरत नहीं है, या फिर मैं ग्रुप्स अटेंड करता हूँ तो मुझे डॉक्टर की या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है.
बट राइट ट्रीटमेंट ये होगा कि आप तीनों एस्पेक्ट्स को ट्रीट करें, तीनों एस्पेक्ट्स आप वर्क करें उस चीज के लिए. सो I would like to come to the topic of cycle of change. Cycle of change एक बहुत important topic है. एक individual की readiness बताता है कि change अभी तो मालूम हो गया कि ठीक है ये इनको issue है, but किस तरह से एक person psychologically change देखता है अपने आप में. ये थोड़ा mental psychological है. ये individual की readiness बताता है change होने की. So 6 stages है: प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रेपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस एंड रिलैप्स. सो ये एक स्टेज है, ये एक साइकिल है. सो प्री कंटेम्पलेशन ये स्टेज है जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिनाई कर देता है सारे प्रॉब्लम्स की. मैं तो इसीलिए ड्रिंक करता हूँ क्योंकि मेरे बॉस खराब है, मैं इसीलिए ड्रिंक करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, या मेरा ब्रेकअप हो गया है, या जो भी है. ये पर्सन दूसरी चीजों पे ब्लेम करता है कि इस वजह से मैं पी रहा हूँ या यूज कर रहा हूँ, और इन्हें वो इंसाइट नहीं होती, ये इंसाइट इनके अंदर नहीं होती कि हाँ ये एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है. सो ये प्री कंटेम्पलेशन, सोच भी नहीं रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है. तो यहाँ से शुरुआत होती है. सो ये साइकिल जानना सभी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी लोग ये साइकिल में से गुजरते हैं, और हर एक स्टेज पे अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग इश्यूज आएंगे, और अलग अलग अप्रोच होता है. इवन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट को अलग तरीके का सपोर्ट या काउंसलिंग करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर इन दिस साइकिल ऑफ चेंज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द person but also for the psychologists or people who are supporting this individual to assess where this person is in this cycle of change. So शुरुआत, as I said, pre-contemplation in simple words means कि इनको मालूम ही नहीं है कि इनको कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, तो किसी भी तरह का हेल्प या सपोर्ट ये मना कर देंगे टोटली. फिर उसके बाद स्लोली इनको दिखाई देता है कि हाँ ये सभी कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं बहुत सारे, मेरा एब्सेंटिज्म बहुत बढ़ गया है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं अकेला रहना पसंद कर रहा हूँ, शायद ये मैं ऐसा नहीं था. तो ये स्लोली सोचना शुरू कर. कंटेम्पलेशन मतलब क्या है कि स्लोली ये सोचना शुरू कर रहे हैं, बट एट दिस पॉइंट थोड़ा रेडीनेस है इनका चेंज होने का, लेकिन फिर भी इनको ड्रिंक करने के या यूज करने के बेनिफिट्स ज्यादा दिखते हैं रादर देन कॉस्ट. सो अभी ये जस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड है, ये सोच रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि हाँ कि शायद ये प्रॉब्लम है लेकिन नहीं भी है. तो दे आर इन दैट स्टेट ऑफ थिंकिंग, ये थोड़ा थिंकिंग मोड में है. फिर व्हेन दे यूजुअली people go to doctors or psychologists or therapists when they start thinking, they come on their own, maybe they come on their own कि हाँ मेरा बहुत एब्सेंटिज्म हो गया है, मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं मेरे ड्रिंकिंग के प्रॉब्लम की वजह से, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ हेल्प के लिए. तो ये सोचना शुरू कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में. तो उसके बाद जब इनको सपोर्ट मिलता है तभी ये प्रिपेयर करने लगते हैं. इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, अपने आप को एजुकेट करना जरूरी है कि ये एक फिजिकल इलनेस की तरह इलनेस है, डिजीज है. ठीक है, इसके लिए खुद को ब्लेम करके, किसी को भी ब्लेम करके कोई आउटकम नहीं होने वाला है. इसका सोल्यूशन होगा प्रॉपर इंटरवेंशन ही. सो प्रिपरेशन में क्या क्या है कि अभी आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाने लगे हैं, आप डिटॉक्स के लिए जा रहे हैं, आपने थेरेपिस्ट को कांटेक्ट किया है, आपने सेज एडवाइस को कांटेक्ट किया है, आप काउंसलिंग ले रहे हैं, आप सभी अपने इश्यूज ओपनली बता रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को वो चेंज लाने के लिए. फिर आता है मेन एक्शन स्टेज. आप एक्शन स्टेज में आप यू डू ऑल काइंड ऑफ पॉजिटिव एक्शंस, व्हाट वी से. आप मोटिवेटेड होते हैं, आपने डिटॉक्स कर लिया है, आप मेडिकेशंस पे है, आप प्रॉपरली अपना मेडिसिन का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप NAAA ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप थेरेपी ले रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स थेरेपी ले रहे हैं. सो यहाँ पे आपका मेन काम हो रहा है. सो इन सम डेज और सम मंथ्स
it's not going to happen overnight, but it takes a few days and months for someone to actually see that change. So after one takes action, they sort of achieve their goals, whatever their goal could be, to reduce their goal could be to quit completely, और आप उस तरह के एक्शंस ले लिए हैं और अभी आपको मेंटेन करना है। तो आप रिकवर हो गए हैं या रिकवरी में हैं, पर आपको अभी उसको मेंटेन करना है। तो मेंटेनेंस सबसे डिफिकल्ट होता है कि अभी तो मैं क्लीन हूँ, अभी मैं सोबर हूँ, मैंने पीना छोड़ दिया है, फिर भी कोई मुझे दोस्त मिल गया, अरे चल यार एक हाथ ड्रिंक पी लेते हैं, तो आई एम स्टिल वल्नरेबल। ये पर्सन को जानना जरूरी है कि वो वल्नरेबल है और वो फिर से लैप्स या रिलैप्स हो सकते हैं, फिर से वो साइकिल के अंदर जा सकते हैं, फिर से वो एक्सपेरिमेंटेशन, फिर ओकेजनल, फिर रेगुलर, फिर डिपेंडेंट एंड देन एडिक्ट हो सकते हैं। सो ये एक साइकिल है, जरूरी नहीं है कि हर बार ये एक ही साइकिल हो, ठीक है। रिलैप्सेस होते हैं, ठीक है, और ये हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता है। किसी के लिए एक बार इलाज कर लिया, ये ठीक हो गए, किसी के लिए 2 रिलैप्स हो जाते हैं, 3 रिलैप्स हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिकवरी नहीं हो रही है इनकी, ठीक है। हर रिलैप्स में ये कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। शायद फैमिली मेंबर को देखना डिफिकल्ट हो जाए, बट हर रिलैप्स इनके लिए एक लेसन होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक बार मैंने ट्रीटमेंट कर लिया फॉरएवर ठीक हो गए, नहीं, रिलैप्स होते हैं और रिलैप्स से भी बाहर लोग आते हैं, और कई बार बहुत सारे रिलैप्स भी होते हैं और फाइनली वो सोबर बन जाते हैं। तो ये एक साइकिल ऑफ चेंज है, ये इंडिविजुअल को जानना जरूरी है, ऑल्सो सारे जो साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एजुकेट अगर ये फैमिली मेंबर्स या ये पर्सन को करेंगे तो उनको मालूम होगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे है, किस तरह से उनको सपोर्ट किया जाए और किस तरह से ये इम्प्रूव हो सकते हैं। सो एजुकेटिंग योरसेल्फ एज वेल एज फैमिली मेंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग वुड बी recovery. Abhi recovery, I would be specifically talking about people who are trying to quit, abstain. अभी जो पर्सन बहुत ज्यादा पी रहा है, बहुत टाइम से पी रहा है, उस पर्सन को कंप्लीटली ओवरनाइट छोड़ देना, एकदम से छोड़ देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इनफैक्ट इनको बहुत सीवियर विड्रॉवल्स हो सकते हैं। तो यूजुअली ये रेकमेंड किया जाता है कि एकदम से, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको कोई हेल्प नहीं है, आप किसी को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको एकदम से नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप रिड्यूस करने की कोशिश करिए। अगर आप पूरी बॉटल पी रहे हैं तो 3/4 पीजिएगा, हाफ करिएगा, फिर क्वार्टर करिएगा, पर एकदम से नहीं छोड़ना है अगर आपको कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ये करने की कोशिश करते हैं और उनको फिजिकल साइकोलॉजिकल विड्रॉवल्स क्या होता है, जैसे कि विड्रॉवल सिम्टम्स में घबराहट होना, हाथ कांपना, या फिर डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्सटेंस दे आर यूजिंग, they will have different kinds of physical and psychological withdrawals. हर एक ड्रग या अल्कोहल का अलग अलग सिम्टम्स होता है, बट यूजुअली दे विल फील डिप्रेस्ड, खराब सा लगता है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, रेस्टलेस है, घबराहट है, पाल्पिटेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। ये फिजिकल चेंजेस होते हैं अगर आप एकदम से बंद कर देते हैं तो इसीलिए डिटॉक्स का बहुत जरूरी है। डिटॉक्स का, डॉक्टर के इंटरवेंशन का, मेडिकेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे एब्सटेन करना है, कंप्लीटली क्विट करना है, तो आपको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी ही। सो ये इस सिनारियो में जो कोई कंप्लीटली एब्सटेन करना है कि बिल्कुल मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये अगर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इनके साथ ये स्टेजेस से गुजरेंगे। तो ये डेज वाइज से मैंने लिखा हुआ है, और यूजुअली रिसर्च बताता है और वाइडली एक्सेप्टेड है कि ये स्टेजेस यूजुअली वन गोज थ्रू दी स्टेजेस। सो फर्स्ट 15 days, एज आई सेड, कि फर्स्ट 15 days मैंने डिटॉक्स कर रहा हूँ, या आई एम सीइंग अ डॉक्टर, आई एम गेटिंग अ डिटॉक्स, बट आई विल स्टिल फील
low, I will feel lack of energy, I will feel anxiety, क्रेविंग्स भी आ रहे हैं, मुझे बहुत ही खराब सा लग रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इरिटेशन हो रहा है, चिढ़ रहा हूँ मैं छोटी मोटी बातों पे। तो ये फर्स्ट 15 डेज 0 to 15 डेज आपको ये महसूस होगा, ठीक है। आफ्टर 15 डेज सेकेंड स्टेज आता है जिसको हम हनीमून बोलते हैं। बिल्कुल विड्रॉवल के ऑपोजिट आपको फील होगा, आपको सडनली ऑप्टिमिस्टिक लगेंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपकी एनर्जी अच्छी होगी। आप अगर विड्रॉवल में बहुत डाउन थे तो आपको सडनली एनर्जेटिक लगने लगेगा। आपने अब भी डिटॉक्स कर लिया है और आप घर आ गए हैं, आपका घर पे ही डिटॉक्स हो गया है, तो आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, आई डोंट नीड एनी इंटरवेंशन, आई डोंट नीड एनी हेल्प, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, मैं अभी ठीक हो गया हूँ, ये इस पर्सन को लगने लगता है। सडन इंक्रीज इन एनर्जी होता है और इस दौरान यूजुअली रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। पर्सन वापस से ड्रिंकिंग या यूजिंग की तरफ जा सकता है। तो बिकॉज सडनली इनको एनर्जी आ गई है, बिकॉज दे हैड अ डिटॉक्स रिसेंटली और ये नहीं पिए हैं 15 डेज से, बट इनको लग रहा है कि भाई मैं ठीक हो गया, बट एक्चुअली ठीक अभी तक नहीं हुए हैं। तो ग्रुप्स जाना बंद कर देते हैं, नहीं मुझे एनए नहीं जाना है, मुझे एए मीटिंग में नहीं जाना है, मेरे लिए नहीं है वो, ये लगने लगता है इनको। बट ये 45 डेज तक ये महसूस होगा। If they continue to remain sober 45 डेज के बाद, so 45 डेज से 120 डेज तक स्टेज 3 होता है, जो फिर से एक हर्डल होता है रिकवरी में। और इस दौरान आपको विड्रॉवल सिम्टम्स की तरह थोड़े बहुत सिम्टम्स लगने लगते हैं, ठीक है, नॉट फिजिकल बट आई एम सेइंग साइकोलॉजिकली आपको रेस्टलेस लगना, इरिटेबल लगना, बहुत सारा बोर्डम लगने लगता है कि मेरे लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं, घर पे हूँ, मेरा डिटॉक्स हो गया, मैं ट्रीटमेंट मेरा हो गया है, अभी करूँ क्या, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और इस दौरान बहुत इंटेंस क्रेविंग्स आ सकते हैं पर्सन को, रिलैप्स होने की पॉसिबिलिटी यहाँ भी बहुत ज्यादा है। इस स्टेज पे सारे लेवल्स पे इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, जैसे कि इनको एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट मिलना जरूरी है, इनको सोशल सपोर्ट मिलना जरूरी है, इनके फैमिली से सपोर्ट मिलना जरूरी है, इनको एजुकेशन वापस रिज्यूम करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, अगर इनको कोई कम्युनिटी एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व करना जरूरी है, अपना आइसोलेशन ब्रेक करना जरूरी है, फिर से जॉब रिज्यूम करने की कोशिश करना, एम्प्लॉयमेंट ढूंढना, ये सारी चीजें इनको एडजस्टमेंट में लाएंगी। तो adjustment is the last stage where we say 120 days and above, 120 days to 180 days तक ये फेज होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल लाइफस्टाइल चेंजेस लाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस यानी क्या है कि जैसे कि मैं ये दोस्तों को मिलना बंद ही कर देता हूँ, मैं इनको, मुझे मिलना ही नहीं है। ये दोस्तों को आपने कंप्लीटली, जो सर्कल में आप ड्रिंक करते थे या यूज करते थे, उनको कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है, नंबर भी नहीं रखते, अगर रास्ते में मिल जाएंगे तो शायद you will not even look at them. So these are some changes. You've started exercising, you've started focusing on meditation, you're practicing mindfulness, you've started going back to studying, and you're thinking of joining work. तो आप lifestyle changes ला रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत important है। So overall आपको किस तरह से रिस्की सिचुएशन मैनेज करना है, किस तरह से आपको एज आई सेड रिकवरी मेंटेन करना है, क्रेविंग्स आए तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी के शादी में चले गए और आपको कोई ड्रिंक ऑफर कर रहा है तो आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये हाई रिस्क सिचुएशन है। अगर आपको कोई ड्रिंक ऑफर कर रहा है तो शायद आप टेम्प्ट हो सकते हैं कि हाँ मैं एक ड्रिंक पी ही लूं, बट इन अल्कोहलिक एनोनिमस दे से दैट फर्स्ट ड्रिंक विल डू ऑल द डैमेज। आप एक बार आपने पी लिया तो आप फिर से उस साइकिल में एंटर करने वाले हो। तो ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, हो सकता है आप जिसके साथ पीते थे वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहा हो, दैट पर्सन इज नॉट अ बैड पर्सन, बट
you would drink with that person. So how do you handle that relationship now? How do you make changes in your relationship with your family members? How to make changes in your relationship with your partner? बच्चों के साथ कैसा रहना है? अगर आप अलोन है तो अलोन आपका टाइम आपने कैसे प्रोडक्टिवली गुजारना है? ये सारी चीजें आपको एडजस्ट करनी है लाइफ में, तो ही आपकी रिकवरी मेंटेन रहेगी. So these are broadly the 4 stages of recovery. So ऐसे नहीं है कि मैंने overnight decide कर लिया कि आज से मैं नहीं पीऊंगा, नहीं करूंगा, forever ठीक हो गया. ऐसे नहीं होता है. As I said, ये multi disciplinary, multi dimension वाला approach है. यहाँ पे डॉक्टर का भी जरूरत होता है, काउंसलिंग का भी है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का भी है, सोशल सपोर्ट का भी है. तो ये सारे एस्पेक्ट्स को साथ में आपको लेना है, यहाँ से सपोर्ट लेना है और रेगुलरली लेना है, तो ही आपकी रिकवरी कंप्लीट होगी. एंड एज आई सेड, नॉट नेसेसरी कि आप एक बार आपने डिटॉक्स कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया, मैं फॉरएवर ठीक हो गया. मोस्ट केसेस में होता ही है, लेकिन रिलैप्स भी हो सकते हैं और रिलैप्स से फिर से वही स्टेजेस से आपको गुजरना है और वही स्टेजेस फॉलो करने हैं और फिर कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है. सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड the presentation bit for today's meeting. So I would like you all to share how you can relate to what we said just now, and also we would like to take a few questions before that. Already मेरे पास थोड़े questions है जो मैं उनके आंसर देना चाहूंगी. Even Dr. Manjeet can share his insights. So first question that we have right now is, how much time does one take for exploration, from exploration to addiction? So ये जैसे कि फर्स्ट स्टेज पे मैंने बोला था कि it starts with experimentation or exploration and then it ends up becoming an issue. So not necessary कि इसको बहुत टाइम लगेगा, कभी शायद एक आध हफ्ते में, एक महीने में या कई दिनों में भी हो सकता है. नॉट नेसेसरी कि इसको टाइम लगता है. तो कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. ऑफ कोर्स डॉक्टर मंजीत वुड बी अ बेटर पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन. So the question is, how much time one takes to... Yes, you know, that depends upon the addiction potential of the drug. Now there are certain drugs which have a very low addiction potential. Just opiates, let's talk about opiates. Opiates in which somebody takes heroin, somebody takes smack, somebody takes opium. So now these 3 drugs, they have a very high addiction potential. Somebody takes Pookie or Dode, somebody takes capsules, somebody takes other tablets. So their addiction potential is relatively less. But on an average, if you have these drugs regularly for a period of 2 to 4 weeks, there is every possibility that you will not be able to leave them without any withdrawal symptoms. Yes. The addiction potential is very, very high, and suddenly the dose goes very high. You don't understand that only 5 days back you have taken 3 capsules. Today you are taking 6 capsules or 7 capsules. So the dose goes drastically high in a few weeks, and it is a matter of, I must say, a few weeks or a month that you become dependent upon that. Yes, thank you very much, Dr. Manjeet. The next question is drinking once or twice a week okay? Yeah, that's a very interesting question. You know, so many research has been done on this, and there are very scientific papers, and the papers have shown, they have divided this into 3 groups. So one is the group what we call as the teetotalers, who have never taken alcohol in their lives. Second is the group who takes small amount of drinks, say 2 small drinks in one sitting, about 3 times a week.
or maximum 4 times a week, which comes to around 4 packs in 1 week in 4 different days. And the third category was that who take any amount of alcohol. They may have 3 packs per day. Today they are having 4 packs. Tomorrow they may not have. Then having more than 4 packs in 1 week and having more than 2 packs in one sitting. Now, a very interesting study was done regarding the incidence of heart attack, what we call as the myocardial infarction. So it was seen that the category 1, which are the teetotalers, the incidence of heart attack was higher than those people who are taking limited amount of alcohol, say up to 4 packs in 1 week. And the incidence of heart attack was highest in the category who was taking more than 4 to 5 packs in a week. So this is the reason is because alcohol is going to decrease your stress level, your anxiety level. It is going to produce relaxation, but you have to be very cautious about that. It is not going to give the same results in every person. Some people are having an underlying liver disease, so there is a strong contraindication. Some people are already having a coronary artery disease, so it is a strong contraindication. So it depends. This is not true for everybody. But yes, if you drink in moderation, yes, then the risk of having the grave consequences are less. But if you take uncontrolled drinking, then naturally there's no limit to it. Then you, starting from head to toe, you can count every system of the body is affected by alcohol. Every system of the body is damaged by opiates. So for alcohol, yes, a few drinks, 1 or 2 small drinks, 2 to 3 times in a week may be beneficial in some cases, not in all cases. Opiates, cocaine, LSD, amphetamine, if you take even once in 10 days, once in 7 days, once in a month, it is bad if taken any day because they have a very high addiction potential and they have a very strong withdrawal symptoms are associated with them. So for God's sake, don't try to experiment with these drugs because you will never know when you experimented and when you became an addict. Yes, that was very insightful. Thank you very much. And the last question that we have today is, any solution for addiction on mobile games by children? So on this question, I would say that कि काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है, किसी तरह का थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है. It would be worth talking to this child's teacher or school counselor, so school psychologist का help लेना, support लेना बहुत ज़रूरी है, especially if it's a child, and helping them get through this through counseling and therapy specifically for children would be of great help, according to me. If Dr. Manjeet wants to share anything on that. Yes, Shilpa, this is a very relevant question because we have seen for the last 1.5 years, the children are not going to school and everything is being done online. Yes, and we see a good number of children, they are regularly on the mobiles or on the iPads or on the laptop. And if you ask them, they will tell you, I am doing the homework, I am discussing with my friend. So they are taking extra advantage of the situation. This is not only a stress on the eyes, but this is also a stress on your brain, on your concentration, on your capabilities. And yes, this has become a big problem now. And now this definition of internet addiction, gaming addiction, this even is now entered into the textbooks. Yes. We have a definite way of treating them. The counseling plays a very important role. Then the supervision of the time, the distribution of the time, then you have to lock the Wi-Fi. You cannot keep it open the whole day so that the child does not take extra advantage. You have to give a limited data to a child.
then you have to, yes, then counseling is very, very important. The child has to understand that how his brain is being manipulated by the games which he's playing on the internet. Yeah. So you tend to become more aggressive, more irritable. And if you don't get the games, you even tend to go violent. We have seen patients whose mobiles were taken away by the parents, and they got violent over that. They hit their parents, they hit their family members, that how dare you take this away from us? Yeah. So this is a very risky situation nowadays. And if anybody of us feels that the children are having an addiction to that, they should go to a good counselor or a de-addiction expert or a psychiatrist. They should discuss with it, and definitely we are going to help these people out. Yes, yes, yeah. There is solution to this problem. Yes, it won't happen overnight, but yes, there is solution to this problem. So again, coming back to sharing what you feel, and it'll be nice अगर आप आज जो हमने रिफ्लेक्ट किया है या डिस्कस किया है उस चीज को आप किसी तरह से रिलेट करते हो, आप व्हेन वी वर शेयरिंग आपको शायद किसी पर्सन का ख्याल आया हो कि हाँ किसी फैमिली मेंबर का या फ्रेंड का जो इस तरह से इस सिचुएशंस पे या इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। हम आप सभी का एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल है, शेयरिंग बहुत वैल्यूएबल है और हम सभी को रिस्पेक्ट करते हैं। सो if you're comfortable sharing, please go ahead and share, and I would like to hear from you all कि आप किस तरह से आज के सेशन को व्यू करते हैं या रिलेट करते हैं, प्लीज। Shilpa, can we have the next slide with the handles, the Sage Advice handles, please? Yes. Would anyone like to share any feedback or any how you felt about today's session, और क्या लगता है आपको, कैसे लगा आपको ये वेबिनार अटेंड करके? We would like to hear from you all, please. So I think, can I take a minute, Shilpa? Yes, please. Yes. So whatsoever we have told them, like you asked very important questions, that how to identify an addict in the family. Supposing you come across an addict, then how to take the person to the doctor, to the de-addiction expert, now how to get the counseling done. So this is very, very important. And I think that those people, those viewers, they must have gained the insight. Like they must have come across such situations, but they would have never thought, ki, acha, this man is really an addict, he's doing all these things. So now they can recollect, they can stress their brains, and if they try to go back, if they have come across some person in the family, in the relatives, in the friend zone, whom they feel, yes, that person was doing this thing, but we never understood that time. Now we understand. I must tell them we are never late. So Yeah. if they happen to come across such a person, please refer them to a de-addiction expert or a psychiatrist so that one life can be saved. And if you are able to save even one life in your lifetime, I think that is a big achievement in your life. Yes, absolutely. Thank you very much. Yes, Pallavi ji. Thank you so much to our counselor expert, counselor at Sage Advice, Shilpa Chandavarkar, and thank you very much to Dr. Manjeet Saini, who has spent a good part of his life helping people who are suffering from addiction. We've learned a lot today, and I think काफी हमारी misconceptions, addictions ये ठीक हुई हैं. Of course, ये एक सेशन में या एक मीटिंग में सारी बातें समझने वाली और खत्म होने वाली है नहीं, इसलिए we will repeat with a part 2 in which we will try to cover more aspects of addictions. जैसे आज मोबाइल और डिजिटल एडिक्शन के बारे में डॉक्टर सैनी और शिल्पा ने बताया, ये बहुत
बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा हो गया है विद इन द पैंडेमिक सिचुएशन. हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं with just virtual corrections. बट ये वर्चुअल कनेक्शंस वी डोंट नो कि इनको हमने बंद कब करना है. हमें इसको और हम ये व्हेन इज इट टेकिंग ओवर आवर लाइफ कंप्लीटली एंड व्हेन इज इट जस्ट कंप्लीटली जैसे डॉक्टर सैनी और शिल्पा ने बताया कि हमारे ब्रेन के ऊपर इनका सबका असर होना शुरू हो जाता है. दैट इज व्हेन वी हैव टू रियली रीच आउट फॉर हेल्प. Say again from Team Sage Advice, I am Pallavi Khanna, and thank you so much for being with us this evening and listening to us. And we hope to see you very shortly, soon, not only just on this, but we will also be covering some very, very important topics that affect all of us. And thank you very much. Please visit us at https://sageadvice.in. That's our web address. We have more than 40 qualified, very, very good, like Shilpa, you've seen her today, very, very good counselors and clinical psychologists who are here to assist you in all your needs, in all your psychological needs, anytime that you feel that you need somebody to guide you, to talk to help with whatever situation of uncertainty or anxiety that you are going through. Sage Advice for a Better Life is here to make a happier and a better situation and a better life for you. So thank you very much. Good evening. Namaste. Sat Sri Akal. Thank you so much for joining us. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you all the panelists. Thank you so much. Thank you.